हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू स्टोरी में। उम्मीद करता हूँ यह स्टोरी भी आपको पसंद आएगी। चैप्टर 1। इस कहानी में आपको जो लड़की का कैरेक्टर है वो एक डरे सहमे बच्चे का है जिसे हमारे डॉक्टर साहब एक अंधेरे से उजाले में ले आएंगे। फिर उसके बाद बहुत कुछ ऐसा होगा जिससे यह कहानी में अलग अलग फ्लेवर आएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल की, जहां एक बहुत ही क्रिटिकल केस आया था, जहां एक लड़की को बहुत ही बुरी हालत में लाया गया था, जिसकी बॉडी पर बहुत सारे जख्म थे। उसको देखकर सबकी रूह तक कांप गई थी। डॉक्टर विजयंती जो वहां उस वक्त अपनी ड्यूटी पर थी, उसकी आंखों से तो आंसू बहने लगे। वो घबराते हुए बोली, सिस्टर कौन लाया है इसे? क्या उसने फॉर्मेलिटी पूरी की है? सिस्टर डरते हुए बोली, डॉक्टर किसी ने उसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर भाग गया और इसकी ऐसी हालत देखकर वार्ड बॉय आनंद और अर्जुन इसे यहाँ ले आए हैं। डॉक्टर विजयंती घबराते हुए बोली, यह पुलिस केस है क्योंकि इस बच्ची की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। आप पुलिस को फोन करो और हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो और इसे सबसे पहले ओटी में शिफ्ट करो। इसका इलाज जल्दी शुरू नहीं किया गया तो यह लड़की नहीं बचेगी। तभी सिस्टर डरते हुए बोली, मैम इसका नाम क्या लिखूं? डॉक्टर विजयंती बोली, इसका ना बेबी तारा रख दो। आज से यह हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है और आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दो और मैं हायर अथॉरिटी से बात कर लूंगी। इसका इलाज शुरू होना जरूरी है। सबने हाँ कहा और उस बच्ची जिसकी उम्र मुश्किल से 14-15 साल की होगी उसके ओटी में ले जाया गया। वही करीब 7 घंटे बाद डॉक्टर विजयंती ओटी से बाहर आई। उसके चेहरे पर निराशा थी। वही पुलिस अधिकारी मयंक श्रीवास्तव भी सामने थे। वो डॉक्टर विजयंती के पास आए और पूछा, पेशेंट की हालत कैसे है डॉक्टर? डॉक्टर विजयंती की आंखों में आंसू आ गए और वो मयंक के गले लगकर रोते हुए बोली, मयंक वो बच्ची की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं बड़ी मुश्किल से उसके खून को बहने से रोक पाई हूँ, पर वो बच्ची को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। तभी मयंक बोला, क्या रेप? तभी डॉक्टर विजयंती बोली, नहीं मयंक, रेप नहीं हुआ है उस बच्ची का, पर ऐसा लगता है उस बच्ची को सालों से टॉर्चर किया जा रहा है। उसके पूरे बदन पर मार के निशान है। उसके बदन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां उसे जख्म नहीं दिया गया है। उसके दर्द देने वाला किसी हैवान से कम नहीं है। उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई है। उसके बदन को हर जोड़ को चोट किया गया है। मयंक उसे शांत करवाने लगा, पर विजयंती बोली, मयंक कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? अगर उसे कुछ हो गया तो वो बच्ची बहुत दर्द में है। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम उसे इस दर्द से कैसे बाहर निकालेंगे। वो बच्ची इतनी मासूम है कि कोई उसके साथ इतना जालिम कैसे हो सकता है? मयंक ने उसे शांत करवाते हुए कहा, विजयंती हम ड्यूटी पर है, खुद को संभालो। तुम्हें अभी उसका साथ देना है। मैं उसके गुनहगारों को ढूंढता हूँ। डॉक्टर विजयंती बोली, मयंक छोड़ना मत उन्हें। अगर वो लोगों को सबक नहीं दिया गया तो पता नहीं वो ऐसे कितने बच्चों के साथ ऐसा करेंगे। मयंक ने हाँ कहा। तभी वहां विजयंती से बड़े डॉक्टर की पूरी टीम वहां आ गई, जिसे डॉक्टर विजयंती ने ही बुलाया था, और वो सबने मिलकर सीधा ओटी का रुख किया। वही मयंक भी विजयंती के फोरहेड पर किस करके बोला, ऑल द बेस्ट मेरी जान। विजयंती भी एक फीकी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। मयंक भी उस बच्ची की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए चला गया। जब वो सभी डॉक्टर ने मिलकर उस बच्ची को एग्जामिन किया, करीब 8 घंटे बाद वो लोग उस बच्ची के सारे टेस्ट करके बाहर आए और रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। 2 दिनों बाद सभी डॉक्टर और ट्रस्टी मीटिंग रूम में थे और सबके सामने उस बच्ची की रिपोर्ट थी, जिसे पढ़कर सबकी आंखों में नमी थी। ट्रस्टी दिग्विजय सिंह बोले, इस बच्ची के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर विष्णु थोड़ा फिक्र जताते हुए बोले, सर इलाज हम शुरू कर देंगे, पर बेबी तारा की बॉडी में कुछ इंजरी ऐसी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हर्षवर्धन बिरला ही कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? बेबी उम्र 14 से 15 साल के आसपास की लग रही है, पर ऐसा है नहीं। उनकी उम्र कम से कम 17 के आसपास है। उनके टेस्ट से यह भी पता चला है कि उन्हें कई दिनों तक खाना भी नहीं दिया जाता था। ऊपर से यह टॉर्चर जिसकी वजह से बेबी तारा की ग्रोथ नहीं हो पाई है। यही नहीं, उनकी बॉडी पर नए पुराने 1000 से भी ज्यादा मार के निशान है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर विष्णु बोले, सर अगर हमें इन्हें एक नई जिंदगी देनी है और हम बेबी तारा को एक बार हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर बिरला को बुला लेना चाहिए, वरना बेबी को ठीक होने में कई साल लग जाएंगे। उसके बाद भी हम उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते।
अब दिग्विजय सिंह, जो कि उम्र में 55 के आसपास होंगे, वो बोले, आप सभी मिलकर एक बेस्ट सीनियर डॉक्टर की टीम रेडी करो, मैं हर्ष से बात कर लूंगा, उस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, आज से हमारा मिशन है बेबी तारा को ठीक करना। सबने एक साथ कहा, जी सर। तभी दिग्विजय के साथ बैठे नवीन मुखर्जी बोले, जो भी खर्चा होगा बेबी तारा के इलाज के लिए वो सब हमारा हॉस्पिटल देगा, आज से बेबी तारा इस हॉस्पिटल की बेटी है और हमारा फर्ज ही नहीं, हमारा मकसद उस मासूम सी बच्ची को एक नई जिंदगी देकर पूरी दुनिया को यह बताना है, जो भरोसा लोग हम डॉक्टर पर करते हैं वो भरोसा सच्चा है। और हाँ, यह बात मीडिया से दूर रखना, मैं नहीं चाहता उस बच्ची के दर्द को और बढ़ाया जाए। सबने हाँ कहा। उनके जाने के बाद नवीन जी दिग्विजय जी से बोले, आप कैसे हर्ष को मनाएंगे? दिग्विजय जी बोले, मुझे उसे मनाने की जरूरत नहीं है, यह उसका फर्ज है, अगर सच में वो खुद को डॉक्टर समझता है तो वो उस बच्ची को बचाने के लिए हमारी मदद करने जरूर आएगा। उन दोनों ने हाँ कहा और वहां से निकल गए। उन दोनों के हाथ में बेबी तारा की रिपोर्ट थी जो उन्हें दी गई थी। चैप्टर 2। वही दिल्ली के सबे से महंगे इलाके जहां सबके बड़े बड़े आलीशान बंगले थे। वहां का सबसे बड़ा और खूबसूरत सा बंगला था बिरला हाउस, जो और किसी का नहीं, हर्षवर्धन बिरला का था। वही उसी बंगले के एक बहुत ही आलीशान से बेड पर एक आदमी सोया हुआ था, जिसकी उम्र 29 साल के आसपास होगी, जिसके फेस पर ब्लैक बियर्ड थी और बिना कपड़ों के किसी लड़की पर सोया हुआ था। उन दोनों के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, वो बस एक पतली सी चादर से ढके हुए थी और उनकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता है वो दोनों के बीच क्या हुआ होगा। वो दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी उस बंगले में दिग्विजय जी आए, जिन्हें देखकर नौकर भी डर गए, क्योंकि वो जब आते थे तो हमेशा ही हर्ष सर पर गुस्सा करते थे। वो हमेशा की तरह गुस्से से बोले, कहाँ है हर्ष? नौकर रामू साहब, वो छोटे बाबा अपने कमरे में है। वो सीधा वही जाने लगे। तभी रामू काका उन्हें रोकते हुए बोले, डॉट साहब वहां मत जाओ, बाबा ठीक हालत में नहीं होंगे। उनकी बात से दिग्विजय जी सब समझ जाते हैं। फिर भी वो गुस्से से बोले, डॉट आज नहीं रामू, आज मेरा उससे मिलना जरूरी है, आज किसी बच्चे की जिंदगी का सवाल है, और अगर आज उसने मुझे मना कर दिया तो आज से हमारा हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। तभी वो गुस्से से हर्ष के कमरे के पास आए और जोर जोर से उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। पहले तो हर्ष को कुछ समझ ही नहीं आता, पर ऐसे जोर जोर से दरवाजा ठोकने से उसे समझ आ जाता है दरवाजा पर कौन है। वो जबरदस्ती उठता है और अपने शॉर्ट को पहनकर ऐसे ही जाकर दरवाजा खोल देता है। वही दिग्विजय जी को हर्षवर्धन से ऐसी ही बदतमीजी की उम्मीद थी, इसीलिए वो खुद ही पहले ही कमरे से दूर होकर खड़े हो गए थे। जब हर्षवर्धन उन्हें देखता है तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो ऐसे बेशर्मों की तरह उनके पास आता और एक तीखी मुस्कान से साथ बोला, जब आपको पता है मैं यहाँ किस हालत में रहूंगा तो आप मेरे पास आए ही क्यों है? बोलिए। पर जब हर्षवर्धन दिग्विजय जी को देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उनकी आंखें नम थी। वो घबराते हुए बोला, क्या हुआ सर, आप रो क्यों रहे हैं? दिग्विजय जी हर्षवर्धन के सामने एक फाइल देते हैं और नम आंखों से बोले, हर्ष तुम मुझे अपना मेंटर कहते हो ना? तुम कहते हो ना मैंने तुम पर एहसान किया है, तो मुझे आज उसके बदले में इस बच्चे की जिंदगी दे दो। मैं जानता हूं तुमने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है और तुम्हें पूरी दुनिया में किसी से भी कोई मतलब नहीं है, पर आज मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं उस बच्ची के लिए जो हमारे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, जिससे किसी का कोई रिश्ता नहीं है, पर पता नहीं क्यों वो फिलहाल सबके दिलों में अपनी एक ऐसी जगह बना चुकी है जिससे कोई उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा। जानते हो वो कौन सा रिश्ता हमसे बना चुकी है? हर्षवर्धन बस उन्हें ही देख रहा था। दिग्विजय जी बोले, दर्द का रिश्ता। उस बच्ची के दर्द की कोई इंतहा नहीं है और पता नहीं उसे और कितना दर्द सहना बाकी है। वो बच्ची बहुत मासूम है, माइनर भी है, शायद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हर्षवर्धन उसे एक नई जिंदगी देना चाहते हैं सब, पर सब जानते हैं
उस बच्ची के कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसका इलाज आपके अलावा कोई और करेगा तो वो ठीक नहीं होगी। प्लीज उसे ठीक कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो बच्ची जब से हॉस्पिटल में आई है उसने अपनी आंखें नहीं खोली है। उसके शरीर का एक हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें उसे चोट ना पहुंचाई गई हो। हर्षवर्धन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, क्या यह एक रेप केस है? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं ऐसे केस हैंडल नहीं करता, दिग्विजय जी ने नम आंखों से कहा। हर्षवर्धन, अगर यह एक रेप केस होता ना तो उस बच्ची को कुछ घंटे या कुछ दिनों तक टॉर्चर किया जाता। वो बच्ची सह नहीं पाती, पर उस बच्ची को शायद कई सालों से टॉर्चर किया जा रहा है। वो एक रेप केस नहीं है, बल्कि उसे ऐसे टॉर्चर किया गया है जैसे कोई सोच भी नहीं सकता। तुम यह फाइल पढ़ लो। अगर तुम्हें ऐसे लगे तुम्हें उसका इलाज करना चाहिए तो आ जाना, और नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, फिर मैं उसे अमेरिका ले जाऊंगा। पर एक बात याद रखना, उस बच्ची की ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसे कहीं भी ले जाया जाए। वो बहुत ज्यादा दर्द में है और कोमा में है। हो सके तो बस एक बार उसको आकर देख लो। हर्षवर्धन, तुम सिर्फ एक लड़की के लिए अपने प्रोफेशन को छोड़ रहे हो। तुम जानते हो ना कितने लोगों को तुम्हारी जरूरत है। फिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हम डॉक्टर हैं, हमने लोगों की जान बचाने की कसम खाई है हर्षवर्धन, और तुम एक लड़की के लिए अपने प्रोफेशन से गद्दारी कर रहे हो। उन लोगों की जानों से खेल रहे हो जिनकी जान तुम्हारी वजह से बचाई जा सकती है। फिर भी तुम हो के बिना सोचे समझे ही इतना बड़ा फैसला कर बैठे हो। और इससे तुम्हें क्या मिला बोलो ना? क्या वो लड़की वापस आ गई है, या तुम खुश हो ऐसे जीकर? हर्षवर्धन, डॉक्टर बनना तुम्हारा सपना था, फिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ? बोलो। सबको भगवान यह पावर नहीं देते, पर जिसे देते हैं उसे ही इसकी कीमत ना पता हो तो मुझे अफसोस होता है तुम पर। छोड़ो वो सब, यह बताओ, क्या यही सपना तुम्हारे दादू ने तुम्हारे लिए देखा था? हर्षवर्धन ने कोई जवाब नहीं दिया। दिग्विजय भी अब वहां से जाते हुए बोले, उस बच्ची को तुम्हारी जरूरत है, उसे बचा लो, प्लीज उसे बचा लो। इतना बोलकर वो वहां से चले गए, जबकि हर्षवर्धन बस उसे जाते हुए देखता ही रह गया। चैप्टर 3। उनके जाने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी सिगरेट जलाई और पीते हुए बस उनकी बातों को सोचने लगा। वही उसके एक बार वो फाइल पर नाम देखा जिस पर लिखा था बेबी तारा, जिसे पढ़कर पता नहीं क्यों हर्षवर्धन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो उस फाइल को लेकर अपने कमरे में आया और फाइल को सोफे पर फेंक कर फिर से बेड पर आ गया और उस लड़की को साथ फिर से बिजी हो गया। पर चाहत कर भी वो अपना ध्यान उस नाम से हटा नहीं पा रहा था। बेबी तारा। उसने झटके से उस लड़की को खुद से दूर किया और खुद उठकर फिर से सोफे पर आ गया और एक सिगरेट जलाकर अपने होठों के नीचे दबा ली और फिर बेबी तारा की रिपोर्ट पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे रिपोर्ट पढ़ रहा था उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उसके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल थे, पर किसी के पास उसके जवाब नहीं थे। वो उठा और सीधा वॉशरूम में चला गया और पहले उसने शेविंग की और अपने बालों को भी छोटा किया और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आया और ब्लैक शर्ट पहना और ब्लू जीन्स पहनकर बाहर आ गया। उसने आकर अपने वॉलेट से पैसे निकाले और उस लड़की के मुंह पर मारे और गुस्से से बोला, आउट। वो लड़की भी डर गई और फौरन पैसे लेकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी वॉच पहनी, अपने बालों को सेट किया, अपने शू पहने और कमरे से निकलकर नीचे आया और रामू काका से कहा, काका ब्रेकफास्ट लाओ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। रामू काका ने जब हर्षवर्धन के मुंह से सुना वो हॉस्पिटल जाना चाहता है तो खुश हो गए और फौरन उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आए। हर्षवर्धन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के वो ब्रेकफास्ट किया और वहां से निकल गया। वो बाहर आया और अपनी कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। वही हॉस्पिटल में अब भी डॉक्टर विजयंती जी अब भी बैठी बस बेबी तारा को ही देख रही थी।
उन्होंने उसका हाथ थामा हुआ था और उसे प्यार से मोटिवेट कर रही थी। वो जानती थी बेबी तारा उसकी बातें नहीं सुन सकती है, पर फिर भी पता नहीं क्यों जब से बेबी तारा इस हॉस्पिटल में आई थी, विजयंती का एक अजीब सा रिश्ता बन गया था उससे। वो रोज अपना फ्री टाइम बेबी तारा के पास ही रहना पसंद करती थी और उससे बात करती जबकि बेबी तारा कोमा में थी। पर उसके जख्म विजयंती को तकलीफ देते। वो अक्सर बात करते करते रो देती थी, पर उसने हमेशा ही उसका बहुत ख्याल रखा। वही थोड़ी देर में डॉक्टर हर्षवर्धन हॉस्पिटल आ चुके थे। सब उन्हें देखकर शॉक थे, पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने सबको इग्नोर कर दिया और अपने केबिन में आकर अपना व्हाइट कोट पहना और स्टेटोस्कोप उठाया और अपने चश्मे पहने और सीधा बेबी तारा को देखने निकल गया। उसके हाथों में बेबी तारा की फाइल भी थी। वो सीधा वीआईपी एरिया में आया, वहां के वीआईपी वार्ड में आ गया, जहां डॉक्टर विजयंती पहले से ही मौजूद थी। वो भी उस वार्ड में डॉक्टर हर्षवर्धन को देखकर शॉक हो गए। वही उसकी नम आंखों में एक उम्मीद अब दिखाई दे रही थी। उसने अपनी आंखें साफ की और खुश होकर बोली, सर आप आ गए हैं। देखिएगा अब हमारी बेबी तारा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा बेबी तारा के पास आए, पर जैसे ही उन्होंने बेबी तारा को चेक करने के लिए अपना स्टेटोस्कोप लगाया तारा के सीने पर, वो जोर जोर से धड़कने लगा, जिसे देखकर हर्षवर्धन भी थोड़ा हैरान हो गया। उसने जैसे ही अपना हाथ लगाया बेबी तारा ने अपनी आंखें खोल दी। यह देखकर तो शॉक हो गया, पर जब उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में आंसू और दर्द ही था, जिसे देखकर पता नहीं क्यों हर्षवर्धन को भी बहुत दर्द महसूस होने लगा। वो ना चाहते हुए अब बेबी तारा से अटैच होने लगा। वही अब विजयंती खुश होकर आगे आई और प्यार से बोली, बेबी आपको होश आ गया, आप ठीक हो अभी? आपको कैसा फील हो रहा है बेटा आप? वो इतना ही बोल पाई थी, तभी बेबी तारा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए हर्षवर्धन ने उसके फेस पर लगा ऑक्सीजन मास्क निकाला और प्यार से कहा, बेटा आप कुछ कहना चाहती है? बोलो, आप क्या कहना चाहती हो? हम सब सुनेंगे। बोलो बेटा। उस बच्ची ने बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे नहीं जीना, प्लीज मुझे मत बचाओ। वो लोग मुझे बहुत दर्द देते हैं और मुझ में और दर्द सहने की ताकत नहीं है। मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज मुझे मार दो। मुझे सुकून चाहिए अंकल, प्लीज मुझे मार दो ना। हर्षवर्धन और विजयंती उसकी बात सुनकर शॉक हो गए। वही अब तारा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। हर्षवर्धन ने उसका ऑक्सीजन मास्क उसे वापस पहना दिया और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, बेटा आज से आपको कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा, बस आओ ठीक हो जाओ। आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, समझी आप? इसीलिए घबराओ मत। आपको मैं ठीक भी कर दूंगा और आपको हमेशा के लिए अपने पास भी रख लूंगा, ठीक है? बेबी तारा की आंखों में अब भी बेयकीनी ही थी, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक थे। तभी विजयंती बोली, बेटा आपको अब कुछ भी किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप बस ठीक हो जाओ। हम आपको कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। पर बेबी तारा को अब रोने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। चैप्टर 4। वही हर्षवर्धन उसके फेस पर मास्क लगा देता है और प्यार से उसके फोरहेड पर किस करके बोला, बच्चा मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, आप बस मेरा साथ दे दो। पर बेबी तारा पैनिक करने लगती है, इसीलिए डॉक्टर विजयंती उसे नींद का इंजेक्शन दे देती है ताकि वो शांत हो जाए। वही बेबी तारा फिर से सो जाती है। तभी डॉक्टर विजयंती डॉक्टर हर्षवर्धन से कहती है, सर क्या आप बेबी तारा की सर्जरी करेंगे? जिस पर डॉक्टर हर्षवर्धन हाँ कह देता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है।
वही 6 महीने बाद। अब तारा की 4 सर्जरी हो चुकी थी, जिस वजह से अब वो बैठ सकती थी, पर अब भी वो चल फिर नहीं सकती थी। उसे अब मशीनों के साथ नहीं रहना पड़ रहा था, और वो अब उस हॉस्पिटल में काम करने वाले हर कर्मचारी की लाडली थी। इसीलिए उसे हर वक्त कोई ना कोई व्हील चेयर पर बैठाकर पूरा हॉस्पिटल घुमाता रहता था। पूरे हॉस्पिटल में एक वही थी जिसे हर तरफ जाने की इजाजत थी। कोई उसे हॉस्पिटल के गार्डन में ले जाता तो कोई टेरेस पर। वो सब के लिए हॉस्पिटल था, पर बेबी तारा के लिए वो उसके घर था। और आज तक किसी ने भी उससे उसके पास्ट के बारे में कोई सवाल नहीं किया था, जिससे वो हर्ट हो डॉट सब मिलकर उसे एक नई जिंदगी दे रहे थे। वही इंस्पेक्टर मयंक ने भी बेबी तारा की इन्फॉर्मेशन निकालने की काफी कोशिश की थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे कुछ भी पता नहीं चला। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इतने सालों तक बेबी तारा को टॉर्चर किया था? और जब इंस्पेक्टर मयंक ने बेबी तारा से बात करना चाहा उसके ऊपर किसने इतना जुल्म किया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर विजयंती ने उसे साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अभी बेबी तारा अपने पास्ट के बारे में बताने के लिए रेडी नहीं है, उसे और वक्त चाहिए। इसीलिए ना चाहते हुए भी इंस्पेक्टर मयंक उन दोनों की बात मान लेते हैं। वही मयंक को भी बेबी तारा से काफी लगाव हो गया था। वो अक्सर ही बेबी तारा से मिलने आते थे, और इसी बहाने वो अपनी मंगेतर डॉक्टर विजयंती से भी मिलकर जाते थे। उनके लिए तो यह एक पर एक फ्री वाली बात थी। सबसे अलग डॉक्टर हर्षवर्धन बस दिन रात बेबी तारा की रिपोर्ट ही चेक करते थे, और बेबी तारा को ठीक करना अब उनका जुनून बन चुका था। वही 6 महीने बाद बोर्ड रूम में सभी हॉस्पिटल के छोटे से बड़े कर्मचारी, ट्रस्टी सभी वहां मौजूद होते हैं, और सब मिलकर बेबी तारा की कंडीशन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर विजयंती कहती है, बेबी तारा अब तक लगभग ठीक हो चुकी है, पर उनके पाँव की सर्जरी अभी बाकी है जो अगले महीने होनी है। पर तब तक वो फिलहाल अभी ठीक है, तो मैं चाहती हूं मैं उसे अपने घर ले जाऊं, वहां उसका ध्यान रखूं। मेरे लिए वो अब मेरे बच्चे जैसी ही है, और मैं चाहती हूं मैं अब उसका विश्वास जीतूं ताकि वो मुझे अपने साथ जो भी हुआ है वो साफ साफ बता से। भले ही अब बेबी तारा की फिजिकल कंडीशन ठीक है, पर अब भी वो ट्रॉमा में है, और अब हमें उसका मेंटली ट्रॉमा भी कम करना चाहिए। सब उनकी बात से अग्री करते हैं, पर डॉक्टर हर्षवर्धन गुस्से से बोला, बेबी तारा मेरी जिम्मेदारी है, और अगर उसका विश्वास जीतकर उसको मेंटली भी ठीक करना है तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने बेबी तारा की रिपोर्ट अमेरिका के डॉक्टर को भी बताई है, और उन्होंने मुझे यहाँ ही सजेस्ट किया है। मुझे उसे लेकर अमेरिका जाना होगा ताकि उसका ऑपरेशन हो सके। इसीलिए जब मुझे उसे आगे के इलाज के लिए अमेरिका लेकर ही जाना है तो क्यों ना मैं ही उसको अपने साथ ले जाऊं, ताकि वो मुझ पर भरोसा कर सके और मेरे साथ रहने की आदी हो सके। सब उसकी बात सुनकर शॉक थे और कहीं ना कहीं खुश भी थे। तभी मिस्टर दिग्विजय जी कहते हैं, डॉक्टर विजयंती मैं आपकी बात को समझते हुए यही कहूंगा, बेबी तारा की कस्टडी हमें डॉक्टर हर्षवर्धन को दे देनी चाहिए। पर आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि बेबी तारा हम सबकी लाडली है तो हम उससे मिलने जा सकते हैं। और एक बात, आप इस हॉस्पिटल में जब रहेंगी तो बेबी तारा का ध्यान कौन रखेगा? जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ सिर्फ बेबी तारा के लिए ही आए थे, इसीलिए बेहतर यही है वो उसका ध्यान रखे। और हम सब जानते हैं आपा दोनों ही उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जिस पर डॉक्टर विजयंती भी हाँ कह देती है। तभी डॉक्टर हर्षवर्धन कहता है, मैं आज शाम को ही उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, पर वो अक्सर यहाँ आती रहेगी, इसीलिए आपको ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। सब इस बात से खुश हो जाते हैं। वही सब उदास भी थे बेबी तारा के जाने का सुनकर, क्योंकि सबको उस मासूम से अलग सा लगाव हो गया था। वो भले ही किसी से कुछ नहीं कहती थी, पर सभी उससे बात करते रहते थे ताकि वो उनसे बात करे। पर बेबी तारा ने अब भी किसी से बात नहीं की थी। वही अब तक उसके फेस पर अब भी किसी ने स्माइल नहीं देखी थी।
तभी डॉक्टर हर्षवर्धन बोला, अब मैं चलता हूँ। बेबी तारा की मेडिसिन का टाइम हो गया है। सबने हाँ कहा और वो चला गया। तभी मिस्टर खन्ना बोले, दिग्विजय, तुम जानते हो हर्षवर्धन कितना गुस्से वाला है, फिर भी तुमने बेबी तारा की जिम्मेदारी उसे दे दी। तभी मिस्टर दिग्विजय बोले, मैं बस हर्षवर्धन को जीने की एक वजह दे रहा हूँ ताकि वो अपने दर्द से बाहर आ सके। मिस्टर खन्ना बस उन्हें ही देखते रह जाते हैं। वही उन्हें अब मिस्टर दिग्विजय का मोटिव समझ आता है। वही शाम हो जाती है और हर्षवर्धन बेबी तारा को व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर ला रहा होता है। पर तभी उस हॉस्पिटल का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा स्टाफ अब बेबी तारा से मिलने आता है। सबके पास कुछ ना कुछ गिफ्ट था जो सब उसे देने लगते हैं। पर बेबी तारा उन्हें बस देखती है पर कुछ नहीं कहती। वही डॉक्टर विजयंती खुद आगे आकर उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से उसके फोरहेड पर किस करके बोली, मेरी जान, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी, आप बस खुश रहने की कोशिश करना। वही हर्षवर्धन अब सबको इग्नोर करके बेबी तारा को अपनी बाहों में उठा लेता है और एक मेल नर्स उसकी व्हील चेयर लेकर हर्षवर्धन के पीछे चल देता है। वही वो जब बाहर आता है तो ड्राइवर का लेकर खड़ा था। वही हर्षवर्धन बेबी तारा को अपनी बाहों में लिए हुए ही बैक सीट पर बैठ जाते हैं। वही वो मेल नर्स वो व्हील चेयर डिग्गी में रख देता है और वो लोग हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। वही जैसे जैसे कार हर्षवर्धन के घर की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे बेबी तारा की पकड़ अब हर्षवर्धन पर कसते जा रही थी। वही जब हर्षवर्धन बेबी तारा को पैनिक करते हुए देखता है, प्यार से उसकी पीठ सहलाकर उसके फोरहेड पर प्यार से किस करके बोला, घबराना नहीं है मेरी जान, हम बस अपने घर जा रहे हैं। आज से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और आप मेरी हो, समझी आप। अब बेबी तारा बस हर्षवर्धन को ही देखती रहती है पर वो कुछ नहीं कहती। वही हर्षवर्धन उसे अपने सीने से लगाए हुए ही घर की तरफ आ जाता है। चैप्टर 5। जैसे ही वो दोनों हर्षवर्धन के मेंशन पहुंचते हैं तो बेबी तारा बस उस मेंशन को ही देखती है, क्योंकि वो मेंशन उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। वो उस हॉस्पिटल से भी काफी बड़ा था। वही हर्षवर्धन प्यार से बोला, बेबी, आज से यह घर और यहाँ की हर चीज आपकी है और कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। आप यहाँ सेफ हो और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, समझी आप। बेबी तारा अब भी खामोश थी। वही हर्षवर्धन ने घर आकर बेबी तारा को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो लोग जैसे ही कमरे में आए, हर्षवर्धन ने बेबी तारा को बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खुद वहां से जाने लगा। पर जैसे ही वो बाहर जा पता, तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया और नाव में अपना सर हिलाया, जिसे देखकर हर्षवर्धन काफी खुश था। वो इसीलिए तो यहाँ आया था तारा को लेकर ताकि वो कुछ बोले। वही वो तारा के बगल में बैठकर प्यार से उसका सर सहलाकर बोला, बेबी, आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ और फिर आपकी फ्रेश होने में भी हेल्प करनी है ना। तारा बड़ी बड़ी आंखें करके बस हर्षवर्धन को ही देख रही थी। वही हर्षवर्धन बोला, आज से मैं आपका गार्डियन ही नहीं सब कुछ हूँ। जब आप ठीक होकर बड़े हो जाओगे तो मैं आपसे शादी भी कर लूंगा, अगर आप करना चाहो तो। तारा बस हर्षवर्धन को ही देख रही थी। तभी वो आगे बोला, बेबी, अब हमें हमेशा साथ रहना है, इसीलिए आपको बता दूं, हमें कुछ दिनों बाद अमेरिका जाना है आपकी टांगों को ठीक करने के लिए, और आपको हेल्प के लिए मैं कोई लेडी रखूंगा तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। मुझे मेरे घर में कोई भी लड़की नहीं पसंद है, इसीलिए ही मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। और यह सब मैं कोई सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप भी नहीं जानती आप मेरे लिए क्या हो। मैंने तो अपने जीने की सारी हॉप ही खो दी थी। आपने ही मुझे एक नई जिंदगी दी है, जीने का एक मकसद दिया है। आई लव यू तारा। इसीलिए आप जब 18 साल के हो जाओगे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। बेबी तारा की आंखें नम हो गई, पर हर्षवर्धन ने प्यार से उसका सर सहलाया और प्यार से बोला,
नहीं मेरी जान, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे जीने की वजह आपकी स्माइल हो। ठीक है, तारा ने अपनी नम आंखों से ही हाँ कहा। वही हर्षवर्धन ने रामू काका को खाना लाने को कहकर खुद तारा को लेकर वॉशरूम में आ गया और अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध दी, जिसे देखकर तारा के फेस पर एक छोटी से स्माइल आ गई। वही अब हर्षवर्धन बोला, अब आप मुझे गाइड करो। तारा ने पहली बार कहा। हूँ, जिसे सुनकर हर्षवर्धन खुश हो गया। वही बेबी तारा जैसे जैसे कहती वैसे वैसे ही हर्षवर्धन उसे नहला रहा था। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने बेबी तरफ को बाथरोब से कवर किया और फिर अपनी आंखें खोल दी। ब्लाइंड फोल्ड वही रख दिया और खुद उसे लेकर बाहर आ गया। कमरे में आया तो किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि रामू काका खाना लेकर आ गए हैं। हर्षवर्धन ने दरवाज़ा खोला और खाने की ट्रे ली और फिर वापस से कमरा लॉक कर दिया। फिर सोफे की तरफ जाकर वहां खाना सेट किया और फिर तारा को लेकर वही आ गया, जहां तारा की नजर आइसक्रीम पर थी, जिसे देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही बेबी तारा को तो कुछ समझ नहीं आया। उसने प्यार से उसे खाना खिलाया अपने हाथों से, फिर उसे आइसक्रीम खिलाते हुए बोला, बेबी, आपको जो खाना है आप मुझे बता सकती हो। मैं यही हूँ आपके पास और आपके लिए कुछ भी ला सकता हूँ, समझी आप। बेबी तारा बस स्माइल करने लगती है। वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर थी जैसे अब उसका खुद का कोई घर था। आज उसने हर्षवर्धन को गाइड करने के बहाने से ही सही आज काफी बात की थी, जिससे हर्षवर्धन काफी खुश था और बस इसीलिए उसने अब तक तारा के लिए कोई नर्स नहीं रखी थी, क्योंकि उसे तारा का भरोसा जितना था ताकि वो उसे बता सके उसके साथ क्या हुआ था, ताकि वो उन लोगों को सबक सिखा सके। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर विजयंती को तारा की बहुत फिक्र हो रही थी। उसे डॉक्टर हर्षवर्धन पर यकीन था, पर उसे रोज रात को तारा के साथ रहने की आदत हो गई थी, इसीलिए खाली खाली सा महसूस हो रहा था। इसीलिए उसने फैसला किया वो पहले जाकर दिग्विजय जी से बात करेगी और बेबी तारा को अपने साथ रखने के लिए फिर से एक बार मनाएगी। वही हर्षवर्धन अब तारा को मेडिसिन खिलाकर उसे बेड पर ले आता है और उसे सुलाकर ब्लैंकेट से कवर करके जाने लगता है, पर फिर से तारा उसका हाथ पकड़कर ना में अपना सर हिला देती है और बस इतना कहती है, डर लगता है। तभी हर्षवर्धन प्यार से उसके फोरहेड पर किस करता है और वही उसके बगल में एलईटी कर उसे अपने सीने से लगाकर बोला, क्या आप बताओगी कि आप कितने साल के हो? तारा ने कहा 17। हर्षवर्धन प्यार से बोला, आपका नाम क्या है मेरी जान? वो फिर से उसके फोरहेड पर किस कर लिया। तारा को पता नहीं क्यों यह सब अच्छा लग रहा था, कुछ गलत नहीं लग रहा था। वो धीरे से बोली, अति। हर्षवर्धन खुश होकर बोला, आपका नाम अति है। तारा अपनी पलकें झपका देती है। वही हर्षवर्धन प्यार से उसका सर सहलाते हुए बोला, अब सो जाओ बेबी, आपको आराम की जरूरत नहीं। तारा को लगा था वो उससे आगे कुछ पूछेगा, पर जब हर्षवर्धन ने कुछ नहीं पूछा तो उसे सुकून मिला और वो हर्षवर्धन के सीने से लग कर सो गई थी। वही हर्षवर्धन के चेहरे पर एक चमक थी। उसने अपना फोन किया और तारा से थोड़ा से दूर हुआ, क्योंकि तारा दावा की नशे में थी, इसीलिए उसे पता नहीं चला। हर्षवर्धन अपने फोन लेकर बाहर बालकनी में आ गया और फिर मिस्टर दिग्विजय को फोन करके बोला। उसने बात की। वो 17 साल की है और उसका नाम अति है। दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए बोले, गुर, तो अगले साल शादी फिक्स है तुम्हारी? हर्षवर्धन बोला, नहीं, पहले उसके डॉक्यूमेंट रेडी करो। मैं कल ही शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई उसे कुछ भी गलत कहे। दिग्विजय जी बोले, पर वो अभी माइनर है। हर्षवर्धन बोला, यह आप और मैं जानते हैं, सब नहीं। आप डॉक्यूमेंट रेडी करवाओ, जहां उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। वो आगे बोला,
इस बार मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिसके बाद मैं अपनी अति से दूर हो जाऊं। वो मेरे जीने की वजह है। आई लव हर। दिग्विजय जी के फेस पर भी एक स्माइल थी। चैप्टर 6। वो बोले, जानता हूं इसीलिए मैंने तुम्हें उसकी कस्टडी दी है, पर याद रखना उसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर्षवर्धन गुस्से से बोला, उसके पाँव में मैं एक कांटा भी नहीं चुभने दूंगा। मैं उसे ठीक करूंगा, फिर उसका बदला भी लूंगा। आप कल शादी की तैयारी कीजिए। दिग्विजय जी ने हाँ कहा और फोन कट कर दिया। वही हर्षवर्धन बोला, सर आपने तो मुझे जीने की वजह दी है। पता नहीं क्यों जब से उस बच्ची को देखा है, उसे दर्द के महसूस करके मुझे भी यही एहसास होता है। वो दर्द मेरा है और मैं अपने हर दर्द को भूलकर बस तुम्हारे हर दर्द का मरहम बनना चाहता हूँ। तुम्हारे हर दर्द को अपने सीने में छुपाकर उसको खुशियों में बदलना चाहता हूँ। मेरी कोई फिजिकल नीड नहीं है, बस इतनी ख्वाहिश है तुम्हारे फेस पर एक स्माइल हो जिसकी वजह मैं बनूं। वो यही सब सोचते हुए अति को अपनी बाहों में पकड़कर सो गया। अगली सुबह जब तारा की आंखें खुली तो वो किसी की बाहों में थी। जब उसने अपनी आंखें साफ की तो वो किसी और के नहीं हर्षवर्धन की बाहों में थी, जिसे देखकर उसके दिल में अलग ही सुकून था, जैसे वो अब सेफ है। अति कहीं ना कहीं खुश थी, शायद इसीलिए क्योंकि अब उसे एक फैमिली मिलने वाली थी। वही अब हर्षवर्धन की भी आंखें खुल जाती है। वो जब देखता है अति उसे ही देख रही थी। वो प्यार से अति के फोरहेड पर किस करके बोला, मेरी जान, मेरा बच्चा अब कैसा फील हो रहा है? अति बस हाँ में अपना सर हिला देती है। हर्षवर्धन प्यार से बोला, आपको हमारे रिश्ते के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने दिग्विजय जी से कहा है वो आज हमारी शादी करवा देंगे, जिसके बाद आपको कभी भी मुझसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा बच्चे। हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? वही अति बस शौक होकर हर्षवर्धन को ही देख रही थी। वही हर्षवर्धन ने प्यार से उसे समझाया, यह शादी सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा, प्रॉमिस। अति ने बस हाँ में अपना सर हिलाया। वही हर्षवर्धन उसे लेकर वॉशरूम में आ गया और अब वो उसका छोटा बड़ा हर काम कर रहा था, जैसे उसको ब्रश करवाना, बात दिलवाना। फिर उसे क्लीन करके उसे अपनी बाहों में लेकर कमरे में आ गया। फिर उसे चेंज करवाया, फिर प्यार से बोला, आप थोड़ी देर वेट करो बच्चा, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। अति ने बस हाँ में अपना सर हिलाया। वही थोड़ी देर में हर्षवर्धन भी फ्रेश होकर रेडी होकर आ गया। अति की नज़र फिलहाल उस पर नहीं थी, क्योंकि उन दोनों के बीच अभी ऐसा कुछ नहीं था जिसे हम प्यार कह सकते हैं, पर एक लगाव था जो दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस करते थे। हर्षवर्धन रेडी होकर अति के पास आया और प्यार से बोला, चले भूख लगी होगी, फिर हमें मेडिसिन भी लेनी है। अति ने बस हाँ में अपना सर हिलाया। हर्ष ने उसे अपनी बाहों में उठाया और नीचे लेकर आ गया, जहां रामू काका ब्रेकफास्ट ही सेट कर रहे थे। टेबल पर उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। हर्ष ने हाँ कहा और अति को अपने बगल वाली चेयर पर बैठा दिया और उसकी प्लेट में एक सैंडविच रखकर बोला, आप खाओगी या मैं खिलाऊं बच्चा? अति ने कुछ नहीं कहा, बस वो सैंडविच अपने मुंह से लगा ली, जिसे देखकर हर्ष को भी अच्छा लगा। पर जैसे ही अति ने सैंडविच खाई उसके फेस पर स्माइल आ गई, जिसे हर्ष और काका दोनों ही देख रहे थे। हर्ष ने जब अति को मुस्कुराते देखा तो प्यार से पूछा, आपको सैंडविच पसंद है बच्चा? अति ने धीरे से कहा, यह हमने पहली बार खाया है, यह बहुत अच्छी है और अलग भी। हर्ष ने अति को इतना बोलते हुए देखा तो खुश भी था और उदास भी। उसे बुरा लगा जब अति ने कहा उसने सैंडविच कभी नहीं खाई है। वही काका ने बच्ची के हिसाब से चीज वाली सैंडविच बनाई थी, जो ना ज्यादा तीखी थी और ना फीकी। उन्हें लगा था बच्चों को ऐसी ही चीजें पसंद होती है, पर जब उन्होंने अति की बात सुनी तो उन्हें भी अति के लिए बुरा लगा। अति बस सैंडविच खा रही थी।
हर्ष ने जल्दी से उसकी प्लेट में 2 और रख दी और प्यार से बोला, आपको अच्छा लगा ना, आप और खाओ। और आपको जो जो पसंद है आप काका या मुझे बता देना, मैं और काका आपके लिए बना देंगे, ठीक है मेरा बच्चा। अति ने बस हाँ कहा। वही अति खुशी खुशी सैंडविच खा चुकी थी। हर्ष ने उसे दूध और मेडिसिन देकर कहा, यह भी फिनिश करो, फिर मैं एक बार आपका चेकअप कर लूं, क्योंकि आज हमारी शादी है ना, आपको फिट रहना है। अति ने कुछ भी नहीं कहा, बस हर्ष को ही देखते हुए वो दूध और मेडिसिन ले ली। उसे अब उन दवाइयों की आदत हो चुकी थी। थोड़ी देर में हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ वहां एक एक करके उन दोनों की शादी के लिए आने लगा, और वो सभी अति से मिलकर काफी खुश थे। वही अति भी खुश थी। थोड़ी देर बाद विजयंती और मयंक भी वहां आ गए। वो भी अति से मिलकर काफी खुश थे। दिग्विजय जी ने पहले ही सबको इस शादी और इसके पीछे की सारी वजह बता दी थी, इसीलिए किसी ने भी वहां आकर उन दोनों से कोई सवाल नहीं किया। तभी हर्ष भी वहां आ गया, उसे साथ 2 स्टाइलिस्ट भी थी। हर्ष ने अति को अपनी बाहों में उठाया और प्यार से बोला, रेडी होने चले। अति अब भी खामोश थी। हर्ष उन दोनों के साथ कमरे में आया, अति को बेड पर बैठाया और उन दोनों के देखकर बोला, मैं अति को चेंज करवा कर ले आता हूँ, फिर आप दोनों इसे तैयार कर देना। वो दोनों बस हमें अपना सर हिला देती है। हर्ष अति को लेकर पहले वॉशरूम में गया, उसे फ्रेश होने में हेलो की, फिर उसे बाथरोब पहनाकर क्लोसेट रूम में आया, फिर वहां रखा हुआ ब्राइडल लहंगा अति को पहनाकर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। अति ने धीरे से पूछा, आप हमसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, हैंडसम है, स्मार्ट है, फिर भी आप हमसे ही शादी क्यों करना चाहते हैं? हमारा ख्याल कोई भी रख सकता था ना। अगर कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था तो आप हमें किसी भी अनाथ आश्रम में भेज देते, फिर भी आपने हमें अपने पास रखकर हमें कोई बदनाम ना करे, इसीलिए हमें अपना नाम भी दे रहे हैं। क्यों? आप हमसे हमदर्दी के लिए शादी कर रहे हैं तो मत कीजिए ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है कोई हम पर तरस खाए। हर्षवर्धन जो अति की बात सुन रहा था, क्योंकि अति काफी वक्त बाद बात कर रही थी, इसीलिए वो खुश था, पर उसकी बातें वो और नहीं सुन पा रहा था, इसीलिए उसने अति के होठों पर अपने होठों को रख दिया ताकि वो खामोश हो जाए। पर जैसे ही उसने अति के होठों को छुआ, दोनों के दिल में एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, पर तभी ही किसी ने दरवाजा नॉक किया। इसीलिए हर्ष ना चाहते हुए भी अति से अलग हुआ और फिर अपने फोरहेड से अति का फोरहेड जोड़कर बोला, आपको अब भी लगता है यह मैं कोई मजबूरी में कर रहा हूं? अति की आंखें लाल हो गई। हर्ष ने अति के दोनों आंखों को बारी बारी चूम लिया और बोला, अति मुझे अपनी फीलिंग कहने नहीं आती, पर इतना समझ लो, तुम मेरी सब कुछ हो, मेरी जीने की वजह हो, वरना यह हर्षवर्धन कब का अंधेरों में खोया हुआ था। यह नहीं कहता मैंने कभी किसी और लड़की को छुआ नहीं है, पर जब से मैं तुमसे मिला हूं, मैं उस दिन से सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। जिसे सुनकर अति के फेस पर भी स्माइल आ गई। अब हर्ष उसे लेकर बाहर आया, जहां स्टाइलिस्ट के साथ साथ विजयंती और दूसरी 2 नर्स और थी जो अति को बहुत प्यार करती थी। हर्ष ने उसे बाहर ड्रेसिंग चेयर पर बिताया और बोला, आप लोग इसे रेडी कर दो, मैं भी रेडी हो जाता हूं। सबने हाँ कहा। हर्ष अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया। वही विजयंती भी अति के सामने बैठकर प्यार से उसका फेस अपने हाथों में लेकर बोली, आप खुश होना बच्चे। अति ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। वही अब सब मिलकर उसे तैयार करने लगे। चैप्टर 7। थोड़ी देर में सब उसे रेडी कर देते हैं। तभी वहां हर्ष भी रेडी होकर आ जाता है। सब उसको ही देख रहे थे, क्योंकि आज वो क्रीम कलर की शेरवानी में दूल्हे की तरह ही ड्रेस अप हुआ था, जिसे देखकर सब उसे ही देख रहे थे। तभी वो आकार अति के सामने बैठकर बोला, बच्चा क्या आप मुझे यह बांध दोगी? अति वो पग देखती है और हाँ में अपना सर हिला देती है।
हर्ष खुश हो जाता है। वही अति भी वो पग बांध दे देती है, फिर उस पर एक ब्रोच लगा देती है। वो बहुत ही ध्यान से अपना काम कर रही थी। वही हर्ष और बाकी सब बस अति को ही देख रहे थे, क्योंकि वो पहली बार कुछ कर रही थी, वो भी बहुत ही ध्यान से। उसके बाद वो धीरे से कहती है, हो गया। हर्ष बस उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वो प्यार से बोला, अब चले। अति ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे ही देख रही थी। वही हर्ष उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकल जाता है। उसके पीछे थे। आज अति भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने भी पिच कलर का लहंगा पहना हुआ था, ऊपर से पूरा दुल्हन की तरह रेडी हुई थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। हर्ष उसे अपनी बाहों में उठाए नीचे आ गया और मंडप में आकर अति को अपनी बगल वाली जगह पर बैठाकर खुद भी उसके बगल में बैठ गया। शादी का मंडप बाहर गार्डन एरिया में था, जिसे देखकर अति हैरान थी। वही पंडित की मंत्र शुरू कर देते हैं। पंडित जी घाट बंधन करने को कहते हैं। तभी विजयंती आगे आकर उसका गठबंधन कर देती है। वही जब कन्यादान की बारी आती है तो दिग्विजय जी और उनकी पत्नी आगे आकर उनका कन्यादान करते हैं, जिसे देखकर अति की आंखें नम हो जाती है। वही अति की आंखों में आंसू देखकर हर्ष उसका हाथ कसकर थाम लेता है और ना में अपना सर हिलाता है, जिसे देखकर अति खुद को रोक लेती है। वही दिग्विजय जी बोले, हर्ष आज मैंने तुम्हें अपनी बेटी सौंपी है, अगर उसे जरा सा भी हर्ट हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे ना तुम। हर्ष बस हाँ कह देता है। वही पंडित जी फेरों के लिए खड़े रहने को कहते हैं। हर्ष खड़ा होकर अति को अपनी बाहों में उठा लेता है और दोनों फेरे लेते हैं, फिर उसे बैठा देता है। उसकी मांग भरता है, उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाकर बोला, आज से अति मेरी है और इसकी हर जिम्मेदारी मेरी है। सब यह देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी रामू काका कहते हैं, चलो खाना खा लो, खाना तैयार है। सब हाँ कहते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी हर्ष अति को अपनी बाहों में लेकर अपने कमरे में आ जाता है। उसे बेड पर लिटाकर बोला, बच्चा आप थक गए होंगे तो आप आराम करो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। अति हमें अपना सर हिलाती है। हर्ष वहां से चला जाता है और अति बस आज जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद ही हर्ष खाना लेकर आ जाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। फिर उसे मेडिसिन देकर प्यार से आराम करने को कहता है। वो प्यार से बोला, बच्चा आप सो जाओ, मैं जल्दी से सबको सी ऑफ करके आता हूँ। अति बस हमें अपना सर हिला देती है, पर उसे फिलहाल चेंज करना था, क्योंकि लहंगा काफी हेवी थी और वो चेंज करना चाहती थी, पर उसे किसी की हेल्प चाहिए थी, पर उसके पास फिलहाल कोई नहीं था, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी उन्हीं कपड़ों में सो जाती है। काफी देर बाद हर्ष कमरे में आता है, पर जैसे ही अति दरवाजा बंद होने की आवाज सुनती है तो नींद से उठ जाती है, पर सामने हर्ष को देखकर थोड़ा हिचकिचाने लगती है। पर हर्ष बिना कुछ कहे अपनी शेरवानी उतार देता है। यह देखकर अति अपनी नजरें झुका लेती है, पर हर्ष जाकर पहले बाथरूम में पानी सेट करता है। फिर बाहर आकर अति के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से बोला, बच्चे आपको मैं चेंज करवा देता हूँ। अति बस हमें अपना सर हिला देती है। वही हर्ष उसके करीब आकर प्यार से उसके फोरहेड पर किस करके बोला, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। अति यह सुनकर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा देती है। वही हर्ष धीरे धीरे अति के जेवर निकालने लगा, पर जैसे वो जेवर निकालता वो वहां अपने होठों को रख देता, जिससे अति कांपने लगती। वही हर्ष प्यार से बोला, अति मैं अपनी हद पार नहीं करूंगा, आप शांत रहो। अति बस हमें अपना सर हिला देती है। वही हर्ष पहले चूड़ियां निकालकर अति के हाथों को चूमने लगता है, फिर पायल निकालकर उसके पाँव को चूम लेता है, जिससे अति चादर को कसकर पकड़ लेती है। वही हर्ष फिलहाल अति को महसूस कर रहा था। यह सब अति के लिए नया था, उसे समझ नहीं आता आखिर उसे इतना अलग क्यों महसूस हो रहा है।
वही हर्ष अति के कमर बांध को निकालकर उसके पेट को नाभि को चूमने लगती है, जिससे अति को समझ नहीं आता वो क्या करे। पर वो हर्ष के सर में अपना हाथ चलाने लगती है। फिर हर्ष आगे बढ़कर अति की नेक पर आता है और उसका डायमंड नेकलेस निकाल देता है और उसका मंगलसूत्र भी निकालने जाता है, पर अति उसे रोक देती है। वही हर्ष के फेस पर स्माइल आ जाती है। हर्ष प्यार से अति के नेक को चूम रहा था पूरी शिद्दत से। वही अति आहें भर रही थी। हर्ष अति के कानों के एयरिंग निकालकर उसके एयर लोब्स पर किस करके प्यार से अति के मांग टीके को निकालकर उसके फोरहेड पर किस किया। फिर धीरे से अति के होठों के पास आकर रुक गया। वही अति भी बस हर्ष को ही देख रही थी, पर हर्ष आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए अति ही डरते हुए आगे बढ़कर हर्ष के होठों को अपने होठों से छू लेती है, जिसे महसूस करके हर्ष खुश हो जाता है और वो भी अति को किस बेक करने लगता है। काफी देर बाद हर्ष धीरे से बोला, अब मुझे अपनी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है ना, अब तो आप हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तो क्या मैं अब आपके कपड़े निकाल दूं ताकि हम फ्रेश हो सके। अति बस शर्मा कर हर्ष के सीने में छुप जाती है। वही हर्ष अब लाइट ऑफ करके अति के ब्लाउज की डोरी खोल देता है, जिससे अति और कस के हर्ष को पकड़ लेती है। वही हर्ष भी अति को और कस के हग कर लेता है और धीरे धीरे अति के पूरे कपड़े निकालकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर खुद सारे कपड़ों को घड़ी करके लॉन्ड्री बास्केट में डाल देता है। अति के जेवर को भी अच्छे से अरेंज करके कबर्ड में रख देता है। फिर वो अति को लेकर वॉशरूम में आता है, जहां उसने पहले ही सब अरेंज कर रखा था। हर्ष एक डॉक्टर था, इसीलिए उसे मेस पसंद नहीं था। बस इसीलिए वो सब चीज परफेक्ट करने की कोशिश करता था। वही अति अब भी शर्मा ही रही थी, क्योंकि वो हर्ष के सामने बिना कपड़ों के थी, पर हर्ष एक डॉक्टर था और उसके लिए अति बीवी और पेशेंट दोनों ही थी। बस इसीलिए वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और उसे बाथटब में बैठाकर प्यार से उसके सर को सहलाकर बोला, आप आज काफी थक गई होंगी बच्चा, इसीलिए आप थोड़ी देर गर्म पानी में रहो, मैं आपके लिए कपड़े निकाल कर आता हूँ। अति बस हमें अपना सर हिला देती है। वही हर्ष आकर अति के कपड़े निकालकर अब भी सिर्फ अति के बारे में ही सोच रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अति के सामने खुद का कंट्रोल खो रहा था, जो अति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बस इसलिए वो वॉशरूम से बाहर आ गया था। पर खुद को शांत करके वो वापस वॉशरूम में आता है और अति को फ्रेश होने में हेल्प करता है। दोनों ही साथ में गर्म पानी का शावर लेते हैं। फिर हर्ष अति को बाथरोब पहनाकर खुद को व्हाइट कलर के टॉवल से कवर कर देता है। फिर अति को बाहर लाकर उसके बालों को सुखाने लगता है। उसके बाद अति के फेस पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगता है और उसे एक लॉन्ग टी शर्ट पहना देता है जो उसी का था, और खुद भी एक बॉक्सर पहनकर बेड पर आ जाता है। फिर अति को अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है। पर आज अति को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए हर्ष प्यार से बोला, अति अगर अब आपको मुझ पर भरोसा है तो क्या आप मुझे अपने बारे में बताओगी। यकीन करो मेरा, मैं बिना कुछ भी बोले आपकी हर बात सुनूंगा और मैं कभी भी आपको किसी भी चीज के लिए जज नहीं करूंगा। अब हम हस्बैंड वाइफ हैं ना, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी भी कोई सीक्रेट नहीं होता है ना। अगर आप मुझे अपने बारे में सब सच बताओगी तो मैं भी वादा करता हूं मैं भी आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। फिर हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होगा और हम दोनों एक दूसरे से और ज्यादा प्यार करने लगेंगे। यह सुनती कसकर हर्ष को पकड़ लेती है। क्योंकि वो सिर्फ बॉक्सर में था, इसीलिए अति के ऐसे करीब आने से उसकी हालत खराब हो रही थी। वही अति घबराते हुए बोली, आप भी मुझे हेड तो नहीं करोगे ना। हर्ष प्यार से अति के फॉरहेड पर किस करके बोला, नहीं मेरा बच्चा, आप तो अब इस हर्ष की जान हो, फिर मैं अपनी ही जान से कैसे हेड कर सकता हूँ। अति डरते हुए बोली, हमारा नाम अति सिंघानिया है, हम सिंघानिया ग्रुप की प्रिंसेस है। यह सुन हर्ष शॉक हो जाता है। चैप्टर 8। अति ने थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। तभी हर्ष ने प्यार से अति के फोरहेड कर किस किया और पूछा, क्या आप विजय अंकल और निर्मला आंटी की बेटी है? अति शॉक होकर हर्ष को ही देख रही थी।
हर्ष ने जब उसे ऐसे खुद को देखते हुए पाया तो धीरे धीरे अति के हाथों को सहलाने लगा, जैसे उसे शांत कर रहा हो। फिर खुद ही बोला, विजय अंकल और निर्मला आंटी हमारे फैमिली फ्रेंड थे, मेरे मोम डैड के कॉलेज फ्रेंड। हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। आज से 12 साल पहले उनकी एक्सीडेंट में मरने की खबर हमें मिली थी। मेरे मोम डैड उस वक्त इंडिया में नहीं थे, और जब तक वो वापस आए हमें पता चला कि पूरी सिंघानिया फैमिली उस एक्सीडेंट में मर चुकी है। अति की आंखें लाल हो गई। वो धीरे से बोली, तब से चाचा जी और चाची जी ने हमें उस घर में कैद कर रखा था। यह सुनकर हर्ष शॉक हो गया। अति ने आगे कहा, वो हमें रोज मारते पीटते पूरे घर का काम करवाते, छोटी सी गलती पर हमें जानवरों की तरह मारते। हमने एक बार उनकी बात सुनी थी। उन्हें हमारा डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था, इसीलिए वो हमसे पूरे मेंशन की सफाई और बाकी सब काम करवाते, और कुछ भी गलती होने का ही इंतजार करते और हमें पीटना शुरू कर देते। ना खाना मिलता था ना आराम। जब हम बर्तन साफ करते थे तो उनकी प्लेट में बचा हुआ खाना खा लेते थे। हर्ष आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बोली, कभी कभी पूरा पूरा दिन धूप में नंगे पांव खड़ा कर देते थे, कभी तेज बारिश में कभी ठंड में बाहर मरने के लिए छोड़ देते थे। चाहे तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, काम करना ही पड़ता था। इतना बोलकर अति ने खुद को हर्ष की बाहों में छुपा लिया, जैसे खुद को शांत रखने को कोशिश कर रही थी। हर्ष ने अति बिना कुछ कहे ही अति की पीठ सहलाने लगा। कुछ देर में वो जब खुद को संभाल चुकी तो आगे कहा, धीरे धीरे हम ऐसे ही बड़े होने लगे, पर पता नहीं अचानक क्या हुआ, उन्होंने हमारे लिए एक ट्यूटर लगवा दिया जो हमें पढ़ाई के साथ साथ काफी कुछ सिखाता था, जैसे खाना बनाना, डांस करना, गाना गाना, पेंटिंग करना और भी बहुत कुछ था जो वो हमें सिखाता था। धीरे धीरे हम बड़े हो गए और हमें पीरियड शुरू हो गए। हमें उस बारे में कुछ नहीं पता था, पर तभी चाची ने हमें बहुत मारा था। वो हमारा फर्स्ट टाइम था, इसीलिए हमें कुछ नहीं पता था, पर चाची ने हमें बिना कुछ समझाए ही पूरा दिन धूप में खड़ा रखा। फिर जब वहां एक मेड़ से नहीं रहा गया तो उसने आकर हमारी मदद की, और जब इस बारे में चाची को पता चला तो हमें जानवरों की तरह पिटा और 4 दिनों तक भूखा रखा। जब किसी मेड़ को तरस आ जाता तो हमें चुपके से पानी ही दे देते थे। हर्ष से और सुना भी नहीं जा रहा था, फिर भी वो खुद को कंट्रोल किए हुए था। अति ने आगे कहा, हम सब सहते चले गए, पर एक दिन चाचा जी की बेटी मालिनी दीदी के बॉयफ्रेंड घर आए, और जब वहां दीदी नहीं थी तो हमारे साथ गलत करने की कोशिश करने लगे। पर जब हमने ऐसा करने नहीं दिया तो हमें मारने लगे और हमारे साथ जबरदस्ती करने लगे। पर तब तक दीदी वहां आ गई तो उस आदमी ने सारा इल्जाम हम पर डाल दिया, जिससे दी बहुत गुस्सा हो गई और हमें बहुत मारा। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर कोई नहीं था जो हमारी आवाज सुन सके। थोड़े दिनों बाद वहां कुछ लोग आए। वो कोई और नहीं, मुंबई के कोठे से आई हुई विमला आंटी थी, जिसे चाचा जी ने हमें बहुत सारे पैसों के बदले में बेच दिया। यह सुन हर्ष कर गुस्सा हद से पार हो गया, पर वो अब भी शांत था। वो अपना गुस्सा अति के सामने नहीं जाहिर होने देना चाहता था। वही अति ने आगे कहा, वो लोग हमें मुंबई ले आए और हमें रोज मारने पीटने लगे ताकि हम वो गंदा काम करें। पर हम जो बचपन से दर्द के आदी हो चुके थे, हमें क्या ही दर्द होता। उन्होंने जब अपनी पूरी ताकत लगा ली और कुछ हासिल नहीं कर पाए तो हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। हमने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, हम कामयाब नहीं हो पा रहे थे। पर तभी हमारे हाथों में एक शराब की बोतल लगी, जिसे हमने उस आदमी पर फोड़ दिया, पर वो फिर भी हमारे पास आने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए हम खुद को हार्म करने लगे, पर वो जोर जोर से हंस रहा था, इसीलिए हमें कुछ समझ नहीं आया और हम 2 माली की बिल्डिंग से कूद गए। हमें लगा हमारे ऐसा करने से हमें हमारे मोम डैड मिल जाएंगे, पर देखिए हमें अब भी जिंदा है। भगवान भी हमें अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं। वो जेर भी हिचकियों से रोने लगी।
जिसे सुन हर्ष ने खुद को नहीं रोका और अति के होठों पर अपने होठों को रख दिया और उसे बहुत ही प्यार से और शिद्दत से चूमने लगा। थोड़ी देर बाद जब अति शांत हुई तो हर्ष प्यार से उसका सर सहलाकर उसे शांत करवाते हुए बोला, भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं बच्चा, इसीलिए उन्होंने आपको अब तक मेरे लिए संभाल कर रखा हुआ था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाता, बस इसलिए उन्होंने आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया है। और आपके साथ जिसने भी गलत किया है मैं और कानून मिलकर उसे सजा दिलवाएंगे। अब आप शांत होकर सो जाओ। मेरे बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। अभी बहुत हेवी लग रहा है। तभी अति डरते हुए बोली, हम कोठे पर रह चुके हैं, हम एक अपाहिज है, हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं है, ना ही कोई टैलेंट है। फिर भी आप हमारे साथ रहना क्यों चाहते हैं, बोलिए ना क्यों? आखिर आप ऐसा चाहते हैं? हर्ष उसके मासूम सवालों को सुन मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी प्रिंसेस, क्योंकि यह हर्षवर्धन आपको पूरे दिलो जान से प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। आई लव यू अति। वही अति अब सिर्फ हैरान नजरी से हर्षवर्धन को ही देख रही थी। चैप्टर 9। वही हर्ष उसे अपनी बाहों में लिए सो जाता है। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन को अपने सीने पर अति की गर्म साने महसूस होती तो वो अपनी आंखें खोलकर अति को बेड पर अच्छे से सुला देता है। फिर बेड से खड़े होकर अपना फोन लेकर बालकनी की तरफ चला जाता है। फिर वो दिग्विजय जी को फोन करके सब कुछ बता देता है। फिर वो बोला, इसका मतलब साफ है अति ही सिंघानिया ग्रुप की प्रिंसेस है और उसके चाचा चाची और बहन ने उसका सब कुछ छीनकर उसे मुंबई के एक कोठे पर बेच दिया था और इसीलिए अति अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो चुकी थी और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। अब मुझे लगता है अति की जान को अब भी खतरा है। दिग्विजय जी हाँ बोले। हर्ष ने कहा, मुझे इस बारे में डेढ़ से बात करनी होगी, क्योंकि अति विजय अंकल और निर्मला आंटी की बेटी है। वो दोनों कॉलेज फ्रेंड थे और डैड ने काफी कोशिश की थी उनके एक्सीडेंट के बारे में पता करने की, पर अति के चाचा जी ने तब भी हमें कोई खबर लगने दी थी। यही नहीं, उन्होंने ने तो हमें उनके बरसी या किसी चीज में आने नहीं दिया था। यह इसीलिए था क्योंकि वो हमसे अति को छुपाना चाहते थे और उन्होंने तो उसे जानवरों से भी बुरा ट्रीट किया, सिर्फ इसीलिए ताकि वो खुद ब खुद मर जाए और उन्हें उसका डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए और सिंघानिया ग्रुप की सारी पावर उन्हें मिल जाए। पर वो लोगों से इंतजार नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने उसे उस कोठे पर बेच दिया ताकि आगे वो मर भाई गई तो उन्हें वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उनका काम ऐसे भी हो ही रहा था। और जब अति ने अपनी जान देने की कोशिश की तो इसीलिए उन्होंने उसे हमारे हॉस्पिटल के बाहर फेंक दिया ताकि जब मामला ठंडा हो जाए तो वो मोर्गेज में पैसे खिलाकर उसका डेथ सर्टिफिकेट निकलवा लेंगे। हर्ष गुस्से से बोला, मैं उसे बुढ़े को छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो अब शक है विजय अंकल के एक्सीडेंट के पीछे भी वही लोग होंगे। दिग्विजय जी बोले, यह बहुत बड़ा मसला है, हमें पहले अति को ठीक करना है। आज तो उसके दिल में तुम्हारे लिए भरोसा पैदा हुआ है, इसीलिए थोड़ा आराम से करना होगा। और हमारे पास ज्यादा सबूत नहीं है, हमें पहले सबूत भी ढूंढने होंगे। हर्ष ने हाँ कहा। दिग्विजय जी बोले, क्या तुम अब अपने माँ बाप से मिलने वाले हो? हर्ष ने गुस्से से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। दिग्विजय जी बोले, तो तुम अति की मदद कैसे करोगे? उसे फैमिली इनवाइटमेंट कैसे दोगे? यह सोचकर हर्ष ने गुस्से से अपनी आंखें मीच ली और बोला, ठीक है मैं उनसे बात कर लूंगा। यह सुनकर दिग्विजय जी के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो जानते थे ऐसा ही कुछ होने वाला है। उन्होंने अति की शादी ही इसीलिए हर्षवर्धन से करवाई थी ताकि वो अपने पुराने दर्द से निकलकर एक नई शुरुआत कर सके। उन्हें अब यकीन हो गया था वो दोनों का दर्द ही एक दूसरे की दवा है। उन्होंने फोन कट कर दिया और फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। वही हर्ष भी आकर अपने कमरे में लेट गया, अति को अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, मेरी जान मेरा बच्चा, मैं आपके हर दर्द का बदला लूंगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, सब कहते हैं दुनिया में 3 इंसानों से पंगा नहीं लेना चाहिए, एक पुलिस, दूसरा वकील और तीसरा डॉक्टर। पर अफसोस तुमने तीनों को ही खिलौना समझ लिया।
पर कोई बात नहीं, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि लोग मुझे डेविल डॉक्टर क्यों कहते हैं। यह बोल वो मुस्कुराने लगा। फिर वो भी सो गया। अगली सुबह जब अति उठी तो वो हर्ष की बाहों में थी और हर्ष उसे ही देखे जा रहा था। उसके फेस पर स्माइल थी। तभी अति उठने की कोशिश करती है, पर हर्ष उसे अपनी इंटेंस नजरों से घूरते हुए बोला, बच्चे पहले मॉर्निंग किस्सी दो, फिर मैं आपको फ्रेश होने लेके चलूंगा। अति हर्ष की बात सुनकर शॉक हो जाती है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर हर्ष को किस कर सके। वही हर्ष को बड़ा मजा आ रहा था अति को परेशान करके। वही अति घबराते हुए बोली, अगर हम आपको किस नहीं करेंगे तो आप हमारी मदद नहीं करोगे। अति की आंखें नम हो गई। वही हर्ष को अति को बस टीस कर रहा था, पर अति की आंखों में आंसू देखकर फौरन उसका फेस सख्त हो जाता है और कहता है, अति मेरा बच्चा, मैं तो मजाक कर रहा था। आपको किस्सी नहीं देनी ना, मत दो। मैं आपको अभी वॉशरूम ले चलता है। आपको फ्रेश होने के लिए अति बस हर्ष को ही देखती रह जाती है, क्योंकि हर्ष उसके लिए कितना स्वीट था। अब उसे क्या पता था जिसे वो स्वीट समझ रही है वो कितना खतरनाक है। वो सब चीजों से अनजान थी। हर्ष उसके सामने जैसे था उसे लगता है वही उसका रियल फेस है। पर क्या होगा जब अति को पता चले जीआई डॉक्टर डेविल की सच्चाई। खैर यह सब बात की बातें हैं। हर्ष उसे लेकर वॉशरूम में आ जाता है और फिर उसे बाथरूम के सिंक पर बैठाकर ब्रश करवाता है और खुद भी करने लगता है। फिर दोनों ही साथ में फ्रेश होते हैं, पर हर्ष फिर भी उसे गलत तरह से टच नहीं करता। उसे बाथटब में बैठाकर खुद शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। दोनों बात लेते हैं। फिर हर्ष अति को बाथरूम के स्लैब पर बैठाकर उसके बदन को टॉवल से पोंछकर उसे बाथरोबे पहनाकर खुद भी बाथरोब में ही था। फिर अति के फोरहेड पर किस करके बोला, थोड़े दिन मेरा बच्चा, फिर हम अमेरिका जाकर आपके पैरों को भी ठीक करवा लेंगे। फिर हमें साथ में बाथ लेने की जरूरत नहीं होगी, पर अगर मेरी स्वीट लिटिल वाइफ खुद मेरे साथ बाथरूम शेयर करना चाहेगी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह बोलकर वो अति को एक आंख मार देता है। फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में आ जाती है। फिर उसे कमरे में राखी वॉकिंग चेयर जो नॉर्मली ऑफिस में यूज होती थी। हर्ष अति को उस चेयर पर बैठाकर खुद उसे लेकर क्लोजेट रूम में आ जाता है। वही अति इतना बड़ा वॉकिंग क्लोजेट रूम देखकर हैरान रह जाती है। वही हर्ष अति से बोला, अब बोलो आप कौन सा कपड़ा पहनोगी। अति बोली, इतने सारे कपड़े। हर्ष मुस्कुराते हुए बोला, मेरे क्यूट से बच्चे के लिए इतना तो बनता है ना। अब आप पूरे प्रिंसेस की तरह रहोगे, समझे। वो अपने इस पति को हुक्म दीजिए, आप कौन सा कपड़ा पहनना चाहती है। अति इतना सारे कपड़े शू और इतना कुछ देखकर खुश हो जाती है और वहां एक पिंक फ्रॉक की तरफ इशारा करके बोली, हम क्या वो पहन सकते हैं। हर्ष उस कपड़े को कभी अति को देखता है, फिर सोचता है मेरी प्रिंसेस कितनी छोटी सी है जो उसे अब बेबी फ्रॉक पहनना है। फिर भी वो उसकी पसंद की बेबी पिंक फ्रॉक जो सिर्फ अति के घुटनों तक ही थी वो उसे पहना देता है। फिर उसे पूछ कर उसे रेडी करता है। पर वो जब रेडी हुई तो सच में छोटी सी बच्ची ही लग रही थी, जिसे देखकर हर्ष अति के ऊपर झुका और उसके फोरहेड पर किस करके बोला, अब आप मुझे बताओ मैं क्या पहनूं। अति पहले कंफ्यूज हो जाती है, पर उसे याद आता है हर्ष कैसे कपड़े पहनता है। इसीलिए वो हर्ष के लिए एक ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स निकाल देती है। सिंपल पर यूनिक अच्छा लगता है। वो आज बहुत ही खुश था, उसकी बीवी ने आज उसके लिए कपड़े पसंद किया है। वही वो दोनों नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं, पर सामने खड़े लोगों को देखकर शॉक हो जाते हैं। चैप्टर 10। एक 50 साल की लेडी और 55 साल का आदमी खड़ा था। उनके पीछे 30 साल के आसपास का आदमी खड़ा था, उसके साथ ही 25 साल की एक औरत खड़ी थी। उनके साथ में एक 5 साल का बेटा भी खड़ा था। वो सभी हर्ष और अति को ही देख रहे थे, क्योंकि अति हर्ष की बाहों में थी। हर्ष मुस्कुरा रहा था और अति ब्लश कर रही थी। और आज 3 साल से हर्ष मुस्कुराया ही नहीं था।
पर आज उसके फेस पर वो स्माइल दिख रही थी जो काफी सालों से नहीं देखने को मिली थी उन्हें। वही अति जब उन्हें देखती है तो घबराकर खुद को हर्ष की बाहों में छुपा लेती है, क्योंकि उसे पता था हर्ष उसे अपना भी ले पर उसकी फैमिली उसे क्यों ही अपनाएगी। वो यही सब सोच रही थी। तभी हर्ष की आवाज आई, बच्चा आप इनसे मिलो, यह मेरी। फिर रुककर बोला, नहीं हमारी फैमिली है। सब हर्ष को देखते हैं। अति की आंखें लाल हो गई थी, जैसे वो अभी ही रो देगी। तभी हर्ष अति को डाइनिंग हॉल में ना ले जाकर उसे हॉल में आ जाता है। अति को वहां बने सिंगल सोफे पर बैठाकर खुद उसके पाँव के पास बैठ जाता है। अब हर्ष के घर वाले भी वही आ जाते हैं। अति डरते हुए बोली, आप नीचे क्यों बैठे हैं, ऊपर आ जाइए। तभी हर्ष प्यार उसे उसका हाथ पकड़कर इशारे से बोला, यह मेरे मोम डैड है मिस्टर वेदांत एंड मिसेस रीवा सिंह। वो मेरे भाई भाभी राजवीर सिंह और वाइफ रूही सिंह, और मेरा भतीजा ऋषिकेश सिंह। प्यार से आप इसे ऋषु कह सकती हो। फिर वो अपनी फैमिली से कहता है, यह अति है। अति हर्षवर्धन सिंह मेरी वाइफ है और आपके दोस्त विजय अंकल और निर्मला आंटी की बेटी है। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। वही रीवा जी जब हर्ष के मुंह से निर्मला का नाम सुनती है तो उनकी आंखें नम हो गई थी। वही हाल वेदांत जी का भी था, पर अति अब भी डर रही थी। रीवा जी फौरन आगे आकर अति को गले लगाकर रोने लगती है। वो रोते हुए बोली, मेरी बच्ची हमें नहीं पता था आप जिंदा हो, वरना हम आपसे पहले ही मिलने आ जाते। आपकी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और आपके पापा और आप वेदांत भी बेस्ट फ्रेंड थे। पर जब उनके एक्सीडेंट हुआ हम इंडिया में नहीं थे। पर जब वापस आए तो आपके चाचू ने हमसे यही कहा, आप भी इस दुनिया में नहीं हो। यह सुनकर अति भी रो रही थी, पर हर्ष जानता था अति को ज्यादा इमोशन नहीं होने दे सकता था, वरना वो पैनिक करने लगती। इसीलिए हर्ष थोड़ा गुस्से से बोला, मम्मा प्लीज अब बस करो, वो प्यारी सी बीवी को आप रुला रही है। फिर आगे बढ़कर अति के आंसू साफ करके प्यार से उसके हाथों को चूम कर बोला, मम्मा आप सब पहले आराम से बैठो और बच्ची को पहले ब्रेकफास्ट करने दो, क्योंकि उसे मेडिसिन लेनी है। रीवा जी चौंक कर बोली, मेडिसिन पर किस चीज की? हर्ष कुछ कहता उससे पहले ही अति कहती है, हम चल नहीं सकते हैं। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है हर्ष उसे अपनी बाहों में लेकर क्यों घूम रहा था। रीवा जी कुछ कहती उससे पहले ही हर्ष गुस्से से बोला, अति यह क्या बकवास है, बच्चा आपका इलाज चल रहा है, बस अब 2 सर्जरी ही बाकी है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरी जान। आप हैंडीकेप नहीं हो, समझी आप, और दोबारा अपने लिए ऐसा कुछ भी मुंह से मत निकालना, समझी आप। पर अति अब अभी अपना सर झुकाए ही बैठी थी, पर हर्ष आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और प्यार से उसका सर सहलाकर प्यार से शांत करवाता है, पर अति काफी देर तक रोती है। वही हर्ष प्यार से उसे समझाता है, बच्चा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको पहले जैसा कर दूंगा। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। अति ने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है। वो हर्ष उसके होठों पर उंगली रखकर उसे शांत करवाते हुए बोला, एक शब्द हो नहीं, पहले ब्रेकफास्ट। अति बस हाँ में अपना सर हिला देती है। सब लोग अति के लिए परेशान थे, वो भी मुस्कुराने लगते हैं और सब हैरान थे हर्ष अति के साथ कितना अलग बिहेव करता है। वही रामू काका भी उन सब के लिए वही ब्रेकफास्ट लेकर आ जाते हैं। सभी खाने लगते हैं। वही हर्ष खुद अपने हाथों से अति को खिलाता है, पर वो बहुत थोड़ा सा खाना खाती है। वही हर्ष बहुत ज्यादा जबरदस्ती करता है और थोड़ा ज्यादा खिलाने की कोशिश करता है। फिर प्यार से बोला, अब मेडिसिन टाइम। अति का मुंह बन जाता है। वही हर्ष मुस्कुरा देता है। फिर कमरे में जाकर अति की मेडिसिन ले आता है और उसे खिला देता है, फिर पानी भी पिलाने लगता है। यह देखकर हर्ष की भाभी उसे छेड़ते हुए बोली,
वाह हर्ष भाई तो शादी के बाद कितने बदल गए हैं। पहले तो इनसे बात करने में भी डर लगता था, पर अब देखो, ऐसा लगता ही नहीं यह वही हर्ष भाई है। वही अति बस हर्ष को ही देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। वही हर्ष फिर से बोला, अच्छा अब बस अति बच्चा, आप थक गई होंगी ना, चलो मैं आपको कमरे में आराम करने के लिए ले चलता हूँ। अति ने बस हाँ में अपना सर हिला देती है। वही हर्ष उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही अति अब भी थोड़ा घबरा रही थी। तभी रीवा जी बोली, हर्ष प्लीज उसे थोड़ी देर और रहने दो ना, अपनी तो मैंने हमारी राजकुमारी को जी भर कर देखा भी नहीं है। हर्ष धीरे से बोला, मम्मा उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अभी यही रहने वाली हो। हम सब साथ में ही रहने वाले हैं आज से। अति को अपने मोम डैड और फैमिली की जरूरत है, पर अभी अति को आराम की जरूरत है। अब वो बस हमें अपना सर हिला देती है। वही अति को लेकर हर्ष ऊपर कमरे में आ जाता है और अति को बेड पर लिटा खुद भी उसके बगल में आकर लेट जाता है और प्यार से उसे अपनी बाहों में लेकर बोला, आपको मैंने रोने से मना किया था ना बच्चे, फिर आप क्यों रोई। अति की पकड़ हर्ष की शर्ट पर कस गई। वी डरने लगी, पर हर्ष ने और प्यार से कहा, जान प्लीज आप मुझसे ऐसे डरेंगी तो मेरे साथ जिंदगी कैसे जिएंगी। अति हमें हमेशा साथ रहना है। मैं आपको कभी भी खुद से अलग नहीं होने दूंगा, पर औसे मुझसे डर डर कर कैसे जिएंगी, बोलिए। अति ने धीरे से कहा, हमें आपसे डर लगता है, हम क्या करें। हर्ष को अति की बात पर हंसी आ गई। वो प्यार से बोला, मेरा बच्चा आप मुझसे क्यों डरते हो, मैंने तो आज तक आप पर एक बार भी शाउट नहीं किया ना। अति डरते हुए बोली, वो आपकी बियर्ड और मुछों को देखकर हमें डर लगता है। यह सुनकर हर्ष अब जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल एसएन स्टोरी ऑडियो बुक 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।